मैं जो कैनवस होता है कैनवस का रिप्ले अटैक किया था। और उसमें ऑलरेडी लाइक जैसे कि बताया था सिक्योरिटी था ही नहीं। हम्म। तो कार एक्चुअल में चल रही थी लाइक उसको एक्सप्लोइट करने के बाद कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि गाड़ी को आगे लेना है या पीछे लेना है। तो वो मैं अपने लैपटॉप से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी गेयर्स वगैरह टोटल आपके कंट्रोल में थे। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेंद्र पॉडकास्ट। आज के हमारे इस एपिसोड के स्पेशल गेस्ट है सौरभ वाघ, जो कि हैकर सेरा में एज अ ऑटोमेटिव सिक्योरिटी इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्या होती है ऑटोमेटिव सिक्योरिटी और क्या होती है आईओटी सिक्योरिटी। ये एपिसोड दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले ऑटोमेटिव सिक्योरिटी एंड कार हैकिंग, एंड सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है आईओटी सिक्योरिटी और आईओटी हैकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Thank you, Saurav, joining us on our today's episode. या थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑल्सो। एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ मेरे इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पे। तो अपने बारे में कुछ बताओ, जैसे क्या करते हो, कैसे इस फील्ड में आए। ओके सो जैसे कि तुमने बोला कि मेरे बारे में, तो मेरे बारे में बहुत से ये कन्फ्यूजन होता है फर्स्ट कि मेरा नाम क्या है। तो एक्चुअल मेरा नाम जो है गगन है एंड निक नेम सौरभ है। तो बहुत जो कम्युनिटी में है ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में वो सौरभ नाम से जानते हैं मुझे। एंड आई वर्क एज ए ऑटोमोटिव सिक्योरिटी कंसल्टेंट एट हैकर सेरा। एंड मेरा काम बेसिकली यही रहता है कि व्हीकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड ऑल्सो आईओटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो ये दो मेरा मेन एक्सपर्टाइज एरिया है। तो जैसे बता सकते हो क्या ये ऑटोमोटिव सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें किस तरह का फील्ड है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में ये ऐसा फील्ड है जिसके बारे में सब लोग जानते नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो ऑटोमोटिव सिक्योरिटी यही है कि जैसे हम हमारा नॉर्मली वेब सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाता है। तो व्हीकल आजकल कैसे हो गया कि एडवांस हो गया है, स्मार्ट हो गए हैं उसमें। तो जब हम स्मार्ट बोलते हैं, स्मार्ट कार्स या स्मार्ट व्हीकल, तो वहाँ पे हमारा नेटवर्क आ जाता है या सिस्टम जो है वो लिनक्स सिस्टम में भी इवन वर्किंग पे है। तो जैसे ही फीचर्स नए ऐड है होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है। तो उसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। तो उसका हम जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं कोई भी नॉर्मल नेटवर्क्स का या कोई वेब का। तो वो चीज़ें भी इंटरलिंक्ड है विथ अपकमिंग या अभी जो भी ऑलरेडी हैं इंडस्ट्री में, वो व्हीकल के साथ भी कनेक्टेड है। तो उसका जो पूरा व्हीकल का एक इंफ्रा या क्या बोल सकते हैं हम कि एक व्हीकल का इकोसिस्टम कंप्लीट। तो अभी कैसा है कि अब हम अगर कोई व्हीकल लेते हैं तो उसमें हमें मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाता है जहाँ से हम उसका इंजन कंट्रोल कर सकते हैं या बाकी फंक्शनलिटी लाइक कार स्टार्ट बेसिकली और कीज़ वगैरह में भी आजकल डिस्प्ले और ये सब हाँ। आने लगा है तो। हम्म। तो जैसे मोबाइल एप्लीकेशन आ गए और उसको मैनेज करने के लिए इवन वेब एप्लीकेशन होते हैं कि अगर उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो उसके लिए बैकएंड के लिए भी है एप्लीकेशन। तो ये जो जब कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो उसके लिए इंटरनेट भी यूज हो रहा है। तो इसमें नेटवर्क बन गए अभी पूरा। तो इसका पूरा इकोसिस्टम का जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं तो वो भी जब नया कोई टेक्नोलॉजी ऐड होता है व्हीकल में तो उसका भी एंट्री पॉइंट आता है। जैसे वेब एपीआई हो गया तो वहाँ से हम अगर एक्सप्लॉइट करते हैं तो हमें हमें लाइक जो व्हीकल सिस्टम का है उसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है ना, कि कोई फीचर्स है उसको बाईपास कर दें तो हम इंजन स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं एज एन अटैकर। तो उसका सिक्योरिटी पोस्चर या सिक्योरिटी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से है या नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लाइक जो भी सिक्योरिटी टेस्टिंग। नॉर्मली बेसिकली सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं वही है। तो ये सब जो पूरा साइबर सिक्योरिटी होता है व्हीकल का वो कवर होता है। तो इसमें ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी में मेनली दो चीज़ें आ जाती हैं। और एक तो हो गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो कि हमारा नॉर्मल पेन टेस्टिंग ऑफ व्हीकल सिस्टम और नेटवर्क, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ये हो जाता है। एंड देन सेकंड और एक आता है कि जो कि हमारा
टारा बोलते हैं, जो कि हमारा हो जाता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है थ्रेट एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट। तो ये हो गया पूरा हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम, कि एक व्हीकल है कंप्लीट, तो उसका फंक्शनलिटी के हिसाब से या उसका नेटवर्क के हिसाब से कहाँ कहाँ पे एंट्री पॉइंट है, कि एज एन अटैकर हम कहाँ पे अटैक कर सकते हैं, वो फाइंड आउट करना है, उसका एनालिसिस करना है, और उसका मिटिगेशन क्या होगा वो हम डिफाइन करते हैं। और फिर वो जाके जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है ये हो गया टारा। और जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है वहाँ पे हम एक्चुअल कार में हम बाईपास करके या बेसिकली हैक करने एक्सप्लॉइट की। करके हैक करने की ट्राई करते हैं। तो ऐसा मेन दो ही कॉन्सेप्ट है ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी में जो कवर होता है। तो जो कार हैकिंग है वो इसी का पार्ट है कि कैसे कार के हाँ, एक्सेस लिया जा सकता है। हाँ, नॉर्मली कार हैकिंग ही बोलते हैं। तो जैसे पर हमारे, कार हाँ कंटिन्यू कीजिए। नॉर्मली हम जैसे कार हैकिंग बोलते हैं तो लोग थोड़ा लाइक नेगेटिव वे में लेते हैं, कि तू कार हैक कर रहा है, चोरी कर रहा है, ऐसा आता है उनका थॉट्स में। इवन होता भी है कि जो नेगेटिव या जो बैड हैकर्स हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, वो अगर उनके रिसर्च के टाइम पे अगर कोई फ्लॉस मिलते हैं कार पे, तो उसका मिसयूज़ करके वो चोरी करते हैं, या तो किसी का लाइक जो ड्राइवर है या जो ओनर है उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। वैसे बेसिकली एक ही एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई पॉलिटिशियन अगर ऐसा ट्रैवल कर रहा है या कोई बड़ा बिजनेसमैन ट्रैवल कर रहा है तो कार का कंट्रोल लेके, तो हाँ, एक फिर सिनेरियो ले सकते हैं कि कार का कंट्रोल लेके वो एक्सीडेंट करवा सकता है या किडनैप हाँ, कर सकता बिल्कुल। है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कि अभी तुम्हारा उसका लाइक डोर लॉक अनलॉक का कंट्रोल है, तो लॉक कर सकते हो बेसिकली, तो निकल भी नहीं सकता, तो इवन कार को हाईजैक कर सकते हो कम्प्लीटली। तो ये जो कार हैकिंग या जो कार ऑटोमोटिव टेस्टिंग जो है इसका लिमिटेशन क्या है, क्योंकि ये सिर्फ न्यू कार्स जो ई कार्स आ रही है विथ फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स उन तक ही लिमिटेड है, या ओल्ड वर्जन्स जो कार है यानी जो मेनली ऑटोमेटिक सीरीज़ में नहीं आती है, या उनमें भी ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। इवन देखा जाए तो जो ओल्ड कार है, काफ़ी ओल्ड कार, वो तो कम्प्लीटली मैकेनिकल है, जिसमें कि हमारा पहले जो था इंफोटेनमेंट सिस्टम अभी जो बोलते हैं, या आगे का एंटरटेनमेंट सिस्टम। तो पहले का काफ़ी ओल्ड कार में या तो रेडियो आता था, या जो मेमोरी कार्ड या यूएसबी में मतलब लाइक बेसिकली प्ले खुद ही होता था। ऑपरेट करना पड़ता था उसका। तो उसके लिए पर्टिकुलरली एक छोटा सा बॉक्स या जो हाँ। इंटरटेनमेंट बॉक्स था वो फिट होता था। तो कंप्लीट कार मैकेनिकल था, और वो एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटा सा बॉक्स वो इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन उसके बाद जो भी जितने भी कार्स आए, जिसमें ऑलरेडी लाइक हमारा एज ए एंड्रॉयड हम यूज करते हैं, कि हमारा अभी डिस्प्ले आ गया है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए फीचर्स है हमारे। और जैसे कार्स में लाइक हमारा अगर लाइट्स ऑन है तो वो दिखाएगा, या टायर डोर प्रेशर ओपन है, है इस तरीके ओपन से। है, क्लोज है, टायर प्रेशर, और बाकी जितने भी सेंसर है उसका स्टेट्स दिखाएगा। और कंट्रोल भी इवन होता है, कि हमें म्यूजिक प्ले करना है तो हम इवन अभी कैसा होता है कि वॉइस कंट्रोल वाला भी आता है, तो वॉइस कंट्रोल से भी कर सकते हैं। तो जब हमारा टेक्नोलॉजी ऐड हो जाता है कोई भी कार में, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी ऐड हो जाता है। तो अभी मोस्टली जितने भी कार हैं, इवन जो भी आ रहे हैं, सब में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट का ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अभी अभी एक कॉन्सेप्ट रहता है कि अभी मोस्टली 2002 के बाद, 2002 या सॉरी आई थिंक टू 2000 समथिंग आसपास के बाद जितने भी कार्स आए, हम्म। तो पहले अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्लियर कंसेप्ट करना चाहूँगा कि जैसे पहले के कार्स थे तो उसमें फुल्ली मैकेनिकल वो था। तो मैकेनिकल जब आ जाते हैं तो उसमें ज़्यादा फंक्शनलिटी हम ऐड नहीं कर सकते, है ना, कि क्योंकि वो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग या हार्नेस यूज किया जा रहा है। अभी मतलब जब विंडो ओपन करने के लिए भी हमें वो पहले वो पूरा रोटेट करना पड़ता था खुद से। हाँ डोर वो लॉक सिस्टम, ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम, ये सब तो आते ही नहीं थे उसमें। हाँ, तो तब जैसे कि हम डोर ओपन करते तो मैनुअली हम उसको नीचे ऊपर नीचे करके करते थे, उसका लाइक स्क्रॉल करने के लिए था। या
तो अभी जैसे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कि हमें स्विच दबाना है, बटन दबाना है और हो जाएगा। तो उसके लिए वायरिंग हार्नेस चाहिए। हम्म। तो डायरेक्ट वो मैकेनिकल में जब करेंगे, ज़्यादा फीचर्स ऐड करेंगे, तो हार्नेस हमारा इंक्रीज हो जाएगा और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा हायर हो जाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए एक नेटवर्क प्रोटोकॉल आया, जो कि कैन बस बोलते हैं, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो कैन बस जब आता है तो ये हो गया, 2 वायर पे काम करता है। फर्स्ट होता है कैन हाई एंड कैन लो, 2 वायर पे काम करते हैं। और ये बस सिस्टम है। तो इसका कॉस्ट भी कम है। और ये जैसे बस सिस्टम मैंने बोला, तो इसमें मल्टीपल नोड्स एक बस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ईच अदर कम्युनिकेट करने के लिए। तो एक कार में, लाइक अगर मिड रेंज कार है कोई भी, मिड रेंज मीन्स फीचर भी ठीक ठाक है और हम्म। ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, तो उसमें मोस्टली लाइक 50 to 70 इश्यूज रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहते हैं उसमें। हर एक इश्यू का फंक्शनलिटी और सिस्टम अलग होता है। जैसे कि कार का डोर लॉक अनलॉक करने के लिए एक पर्टिकुलर इश्यू रहेगा, या इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए पर्टिकुलर इश्यू रहेगा, या स्पीकर के लिए ऐसा। मतलब हर एक फीचर्स के लिए या सेट ऑफ फीचर्स के लिए इश्यू रहते हैं। तो हम्म। ऐसे ऑलमोस्ट मिड रेंज में 50 के अराउंड होते हैं। और हाई एंड पे जाएंगे तो हमारा 50 टू इवन 100 क्रॉस हो जाएगा। तो ये जो इश्यू रहते हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपस में, जो कि कैन प्रोटोकॉल में कम्युनिकेट करते हैं। अभी कैन प्रोटोकॉल जो है वो मैसेज बेस्ड है कि अगर हमें जैसे कि कार का डोर अनलॉक करना है, तो हमने प्रेस कर दिया सिंपली बटन जो कि कार में है। तो जब कार में हम प्रेस करते हैं, वो एक मैसेज क्रिएट करते हैं, कैन मैसेज। और वो सेंड करता है जो दूसरे इश्यू को, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है डोर लॉक अनलॉक के लिए। तो वो रिसीव करता है, देन वो मैसेज को रीड आउट करके वो अपना फंक्शनलिटी जो भी है एक्सपेक्टेड, वो रिजल्ट दे देता है, लाइक लॉक करना है, ऑन लॉक करना है, ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज। तो ये जो मैसेज बेस्ड हो गया, ये इसमें जब बनाया गया था और तभी उतना कुछ सिक्योरिटी के हिसाब से देखा नहीं गया था। तो उसमें लाइक कोई सिक्योरिटी मेजर सही नहीं, सिक्योरिटी कंट्रोल सही नहीं। जैसे तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को लेके बोले तो सिमिलर मतलब सीन हो गया कि उसके लिए भी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं थे। और हाँ, पहले के। तो कैन में भी ऐसा है कि मैसेज बेस्ड जाते हैं। अगर मैसेज तुमने कैप्चर कर लिया, स्निप कर लिया, तो तुम्हें क्लियर, मतलब जो भी मैसेज है वो क्लियरली दिख जाएगा। और इसमें जैसे कि सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं है, लाइक ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन नहीं है। हम्म। तो अगर तुम भी वो मैसेज को सिमुलेट कर सकते हो, या उस कम नेटवर्क पे ट्रांसमिट कर सकते हो, तो वो जाएगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड इशू के पास। और इशू के पास जैसे ही पहुंच जाता है, तो वो अगर मैसेज तुम्हारा अनलॉक का है, तो अनलॉक हो जाएगा कार या डोर, जो भी। मतलब बेसिकली एक ऐसे आप पोर्टल पे हो जहाँ पे आप मैसेजेस पढ़ सकते हो सारे कि हाँ, कार किस तरीके से बात कर रही है, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है टेक्नोलॉजी के साथ। हाँ। जैसे कि हमारा वेब में आता है TLS टी एस एल, कॉन्सेप्ट। टी एल एस इशूज, एस एस हाँ, एल। SSL TLS। तो वो नहीं होता, तो हमें क्लियरली दिख जाता है हमारा हाँ। कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे भी ऐसे होता है कि है ही नहीं सिक्योरिटी, तो दिखेगा ही क्लियरली। और जब दिख जाएगा तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये मैसेज मतलब कोई किस चीज़ के लिए है। इंक्रिप्शन लेवल सेट नहीं है उस पर ऐसा कोई। नहीं है। इंकोडिंग मेथड यूज किया जाता है, जो कि हेक्साडेसिमल होता है। वो तो सिक्योरिटी के हिसाब से हाँ वो कुछ भी है ही है। नहीं। हाँ, उसको इजीली डिकोड कर सकते हो, या इवन डिकोड भी नहीं करोगे तो तुम डायरेक्ट उसको सिमुलेट करके या ट्रांसमिट करके इनटू नेटवर्क, तो वो फीचर्स को अचीव कर सकते हो। तो वहाँ पे उसका एक्सप्लोइटेशन बहुत होता है, कार में देखा जाए तो। तो जैसे आपने कैन के बारे में बोला, तो यहाँ बेसिकली कैन ही वो मीडियम है जिसके थ्रू कार कम्युनिकेट करती है और कार को हैक करना भी उसी के थ्रू पॉसिबल है। हाँ, बिल्कुल। तो अभी जैसे बताया था कि मल्टीपल्स जितने भी इश्यूज होते हैं कार में, फॉर एग्जांपल 50 है, तो वो हम्म। आपस में इंटरकनेक्टेड है विथ, और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ओवर द कैनवस। तो जैसे ही तुम्हें कैनवस का हमें कंट्रोल मिल जाता है, तो हम उसमें मेलिशियस मैसेज इंजेक्ट कर सकते हैं। कैन के बारे में और डिटेल में बता सकते हैं कि किस तरीके से क्या वर्क फ्लो क्या रहता है बेसिकली।
लाइक कैनवस जो होता है, अगर डिटेलिंग्स में देखा जाए तो एक जैसे मैसेज स्ट्रक्चर, फर्स्ट थिंग कि वो 8 बाइट का होता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट कि हमारा आईडी आर्बिट्रेशन आईडी होता है। देन हमारा जो एग्जैक्ट पैकेट या पेलोड बोलते हैं हम, कैन पेलोड। तो आर्बिट्रेशन आईडी है, ये डिफाइन करता है कि किस इश्यू को जाना है। एक हर एक इश्यू का एक ट्रांसमिट एंड रिसीव आईडी होता है। तो वो बस उसी आईडी में पेलोड या कैन फ्रेम रिसीव करेगा और उसी पर्टिकुलर आईडी में वो ट्रांसमिट करेगा। तो वो आईडी होता है आर्बिट्रेशन आईडी। देन सेकंड आता है पेलोड, कैन मैसेज पेलोड। तो कैन मैसेज पेलोड में ही यही डेटा रहता है कि उसको क्या करना है, जो भी रिसीवर इश्यू है उसको क्या करना है। तो उसका फंक्शनलिटी के हिसाब से वो उसको रिसीव करता है और डिकोड करके वो अपना फंक्शनलिटी को ट्रिगर करता है। ओके। कैन में ज़्यादा डिटेलिंग में अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि बिगिनर लाइक वीडियो है बेसिकली। हाँ, जो ऑलरेडी लाइक ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी में लर्न कर रहे हैं या बिगिनर लेवल पे भी हैं इवन, तो जैसा कि हम बोलते हैं कि कोई भी कोडिंग या कोई भी प्रोग्राम सीखते हैं तो हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी में भी कोई स्टार्ट करता है लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो वो कैन बस इंजेक्शन से ही स्टार्ट करता है अपना जर्नी। अच्छा, मतलब तो इसमें आगे और भी ऐसे ऑप्शंस और मेथड्स हैं कैन के अलावा? हाँ, इवन कैन में भी बहुत सारे अलग अलग अटैक वेक्टर्स हैं, और कैन के अलावा भी और बहुत से हैं। लाइक प्रोटोकॉल्स हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इवन आजकल पहले बस कैन बस चलता था, बट अभी जैसे कैन बस, अभी हम जैसे देखते हैं कि नया नया फीचर्स ऐड हो रहा है। तो कुछ फीचर्स के लिए कैन बस सही नहीं है। मे बी उसमें जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र करना है वो कैनवस के थ्रू नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमारा आ जाता है ऑटोमोटिव ईथरनेट, लाइक नॉर्मल ईथरनेट जो भी है। तो ईथरनेट जब आ जाता है तो वो और भी फास्ट हो जाता है, डाटा ट्रांसफ़र रेट फास्ट हो जाता है। और इसमें जैसे कैनवस में सिक्योरिटी नहीं था पहले, बट अभी ऑटोमोटिव ईथरनेट या कोई भी ईथरनेट प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, तो उसमें हम सिक्योरिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के जो अपकमिंग कार्स या इवन अभी इंडस्ट्री में जो कार आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें ऑटोमोटिव ईथरनेट भी यूज होता है, ताकि वो सिक्योरिटी को कंट्रोल कर। जैसे ऑटोमेटिव सिक्योरिटी आपने बोला, तो ये इतना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जो चोर पहले लॉक तोड़कर या लॉक पिकिंग कह सकते हैं या हाँ विंडशील्ड तोड़कर इस तरीके से कार का एक्सेस लेते थे, या वायरिंग के साथ करना, हाँ, हॉट उसको वायरिंग। हॉट वायरिंग करना और उसके थ्रू। तो अब वो बेसिकली हैक भी करने लगे। इसीलिए हाँ ऑटोमेटिव जस्ट, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस रख रहा है इतनी। हाँ लाइक अभी हम एडवांस हो रहे हैं, हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, तो जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो थीव्स हैं, वो भी एडवांस हो रहे हैं। उनके पास भी लाइक वो भी टेक्निकल में लाइन में वो ग्रो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वो भी कहीं ना कहीं सीख रहे हैं चीज़ों को कि एक ऑटोमोबाइल जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, उसका क्या सिक्योरिटी लूपहोल्स है वो फाइंड आउट करना, या कहीं कोई और रिसर्चर ने फाइंड आउट किया है तो उसको भी रेप्लिकेट करके कहीं और, या कहीं किसी और कार के सिस्टम में उसको ट्राई करके हमें पता चलता है कि हाँ, इसमें भी वो सेम लूपहोल्स है। तो तो वो जैसे, लूपहोल्स हाँ, मिल जाता है एक बार तो सेम मॉडल्स या सेम कार्स में हम वो एक्सप्लॉइट ट्राई करके उसका सिक्योरिटी बाईपास कर सकते तो जैसे आपने बोला एक्सप्लोर ट्राई करते हैं, तो जैसे वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग और एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग हम करते हैं, तो उसमें बेसिकली हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है। हैं। फॉर एग्जांपल हम बॉब्सूट और इस तरह के टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे डिवाइस में इंस्टॉल होते हैं। कार हैकिंग या ऑटोमेटिव सिक्योरिटी में, आईओटी सिक्योरिटी में किस तरह के टूल्स का यूज़ किया जाता है? क्योंकि आपने कहा कि जैसे अभी जो चोर हैं जो गाड़ी गाड़ी या कुछ भी ऐसा चोरी करने की कोशिश करते हैं, हैक करते हैं बेसिकली, तो वो भी कोई डिवाइस या ऐसा कुछ यूज़ करते होंगे। तो आप हाँ लोग बिल्कुल। किस तरह के डिवाइसेस का यूज़ करते हैं टेस्टिंग करते हैं जब? अ, अभी ऑटोमोटिव सिक्योरिटी में या आईओटी में अगर देखा जाए तो मेनली जो हमारा टूल्स या स्क्रिप्ट होते हैं, टूल्स बोल सकते हैं,
तो टूल्स दो हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो हार्डवेयर बेस्ड आते हैं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को या हमें हमें पेन टेस्ट करना है और की फॉब का टेस्टिंग। तो की फॉब वर्क करता है ओवर दी रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हो रहा है तो हमें रेडियो लिसन करने के लिए या स्निप करने के लिए भी डिवाइसेस चाहिए, एंटीना चाहिए, जो कि जहाँ पे आता है हमारा सॉफ्टवेयर रेडियो, सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो, एसडीआर यूज होता है, लाइक हैक या आरटीएल एसडीआर। उसके मदद से हम लिसन कर सकते हैं, या जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सिग्नल किया जा रहा है वो एनालिसिस करने के लिए, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के लिए। तो वहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड आ जाते हैं जो कि मोस्टली एसडीआर यूज होता है। फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होते हैं जो कि GQRX या बट उनके लिए भी, यूनिवर्सल। जैसे सॉफ्टवेयर बेस आपने बोला, तो उनके लिए भी लैपटॉप या किसी डिवाइस को कनेक्ट तो करना पड़ता होगा पहले कार के साथ। लाइक अभी रेडियो फ्रिक्वेंसी का अगर कर रहे हैं तो वो कार के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओवर द एयर है कम्युनिकेशन जो भी हो रहा है। तो वहाँ पे हम इंडिपेंडेंटली लाइक कार के थोड़े से मतलब डिस्टेंस में रह के हम कर सकते हैं, उसके रेडियस में रह के। और जो कैनवस का हो गया वो नेटवर्क है कार का ही। तो नेटवर्क का एक्सेस चाहिए तो हमें कोई तो कुछ तो चाहिए जो ब्रिज बने हाँ। कार की और हमारी लैपटॉप या हमारे बीच में कनेक्शन बने। तो वहाँ पे आ जाती है हमारा लाइक हर एक कार में एक फीचर्स या एक पोर्ट इम्प्लीमेंट रहता है ऑलरेडी, जो कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए रहता है। ओबीडी पोर्ट बोलते हैं। वहीं से ही कैन का एक्सेस मिल जाता है। तो वहाँ से वायरिंग के थ्रू हम लाइक कैन टू यूएसबी या यूएसबी टू कैन ऐसे डिवाइस आते हैं, तो उसके थ्रू कनेक्ट करके हम फिर कैन को एक्सेस करते हैं और फिर वहाँ पे हम कैनवस के एनालिसिस करते हैं। यहाँ मैं इंटरप्ट करूँगा। जैसे आपने बोला डायग्नोस्टिक पोर्ट्स होते हैं, तो ये वही पोर्ट होते हैं ना जो कंपनी में गाड़ी जाती है और उनको अपडेट करने के लिए या उनका कुछ टेस्टिंग करने के लिए, जैसे हमारे डिवाइसेस में भी आते हैं कुछ पोर्ट्स, वैसे ही कार के अंदर जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन करता है ताकि उनको कुछ ऐसी पैचिंग वगैरह करनी हो तो वो डायरेक्ट कनेक्ट करके कर सके। वही है या हाँ, कुछ अलग है? पैचिंग पैचिंग भी कर सकते हैं। और इवन आजकल तो पैचिंग या जो बोलते हैं कि अपडेट देना है कार को, तो वो ओवर द एयर हो जाते हैं, ओवर इंटरनेट। बट जो जैसे कि हमारा अभी कभी कार में इशू आ जाते हैं, डायग्नोस करना हो बेसिकली उसको कुछ। डायग्नोस करना हो कि फॉल्ट कोड जनरेट हो जाता है कि कभी कभी हमारा डोर ओपन ही दिखा रहा है, हाँ। हमारा जो क्लस्टर है वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है या एरर आ रहा है कि आपका जो डोर है वो ओपन है, जबकि वो एक्चुअल में क्लोज्ड है। तो एक फॉल्ट फॉल्ट है ना। हाँ वो तो भी वो है। फॉल्ट का एक कोड जनरेट होके वो सिस्टम में सेव्ड हो जाता है। तो उसको डायग्नोसिस के लिए वो ओबीडी पोर्ट यूज किया जाता है। तो वहाँ से एक स्पेशल डिवाइस रहता है जो कि मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरर के पास रहता है, या तो ओपन सोर्स भी रहता है जो कि डायग्नोस्टिक टूल बोलते हैं हम। तो उसके थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं, वहाँ से स्कैन करेंगे कि क्या डायग्नोस फॉल्ट है, फॉल्ट कोड स्कैन करेंगे। फिर वो फॉल्ट कोड हमें ये बताएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे फॉल्ट है या कहाँ ओके। पे एरर है। तो वहाँ से आइडिया मिलके हमें फिर उसको फिक्स करते हैं। अगर इन केस इंजन में है या डोर के कंट्रोलर में है, तो वो फॉल्ट कोड हमें बता देगा कि हर एक फॉल्ट कोड का एक डिस्क्रिप्शन रहता है। तो उसके हिसाब से हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे एक्चुअल ओके। फॉल्ट रिसाइड्स करता है। जो कि एक्चुअल जो कार मैन्युफैक्चरर या तो सर्विसिंग सेंटर जो हम लेते हैं, तो उनको हेल्प करता है ज़्यादातर। ओके। तो आप ऐसे जो टूल्स यूज़ करते हैं, अभी आपके पास ऐसा कोई टूल पड़ा है जो आप बता सकते हैं कि इस तरीके के टूल्स आप यूज़ करते हैं? टूल्स तो दिखा नहीं सकता, फिलहाल नहीं है मेरे पास अभी। ओके। बट ऐसे आते हैं, हार्डवेयर टूल्स मोस्टली आते हैं। इमेजेस मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा ताकि ऑडियंस को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि इस हाँ, तरीके के तो टूल्स है। रेडियो फ्रिक्वेंसी रिलेटेड एसडीआर में कवर हो जाता है। और जो फिजिकली कनेक्ट करना पड़ता है ओबीडी के साथ, वो ओबीडी टू यूएसबी होता है। ओके। देन बाकी सब कुछ हम लाइक हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल्स भी होते हैं। मोस्ट कॉमन है वो कैन यूटिलिटी है, कैन यूटिल्स या यूटिल्स बोलते हैं।
तो वो लिनक्स में प्रीलोडेड आता है या तो एpt-get से हो जाता है। फिर वो मोस्ट कॉमन है अगर कैन को एनालिसिस करना है तो। एंड देन बाकी जो टूल्स हैं वो इन हाउस टूल्स रहते हैं कि क्योंकि हमें लाइक एक अटैक वेक्टर बनाते हैं जब हम, तो जो ऑलरेडी ओपन सोर्स टूल है वो काम पे नहीं आते वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें खुद का टूल्स या स्क्रिप्ट यूज करना पड़ता है ऑटोमेशन बेसिकली करके। ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ओपन सोर्स है तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ। अभी तो जैसे आपने बताया कि जो आज के जो न्यू जनरेशन के जो चोर है वो टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं और ये सब तरीके से करते हैं, तो देखा जाए तो उनको टेक्निकली उतना उनका स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं कहता सबका, बट मोस्टली हम जैसे इंडिया में भी देखते हैं, जैसे रिसेंटली न्यूज़ वगैरह में भी था कि चोरी हम्म, करने के लिए डिवाइसेस वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो इनको ये हम्म, डिवाइसेस मिलते कहाँ से? क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट वगैरह और ये सब, तो मतलब इस तरह के डिवाइसेस लाना यहाँ पे इतना आसान, इतना ईजी तो नहीं है। नहीं तो इसमें डीप वेब डार्क वेब का कोई रोल है? जैसे डीप वेब डार्क वेब के थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करके और इस तरीके के टूल्स और डिवाइसेस यहाँ लाते हो, या इन्हें आइडिया जो लगता हो, या कोई ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही हो जो नॉर्मल किसी को पता ना हो? जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है वो तो हमें मिल जाता है इवन हम्म। इंडिया में, क्योंकि हमारे रिसेलर्स बहुत सारे हैं तो उनके थ्रू मिल जाता है। बट उनको यूज करने के लिए हमें टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए या जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहता है वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा आता है कि रेडीमेड, कि अगर मैं एक ब्लैक हैट हैकर हूँ और मैंने किसी कार पे या कोई सेट ऑफ मॉडल्स पे मैंने रिसर्च किया और मैंने उस पे एक्सपेक्ट ढूंढ लिया कि ये कार की डोर ऑन लॉक या लॉक या इंजन स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं कोई डिवाइस से। ठीक है। तो उसका मैं क्या करूँगा कि उसका ऑटोमेशन क्रिएट कर लूँगा या स्पेशल डिवाइस क्रिएट कर लूँगा और उसको डार्क वेब में सेल करूँगा या कुछ। तो वो थिप्स लोग लेते हैं और वो यूज किया जाता है फिर। तो फिर वो कुछ बटन क्लिक करके और सर उनका कार। हाँ, फिर बस बटन दबा के लॉक अनलॉक उनका काम इजी हो जाता है। उनको कुछ हम्म। बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं चाहिए, कि बस डिवाइस खरीदा, उनका लिस्ट रहेगा कि ये कार मॉडल्स में ये वर्किंग है, तो वहाँ पे स्टेप टू रिप्रोड्यूस ऑलरेडी रहेगा ना, कि कैसे इस्तेमाल करना है डिवाइस को, तो वो उसको फॉलो करके वो कर सकते हैं फिर। और जबकि जो पहले की अगर मैकेनिकल कार पे करते थे तो उनका रिस्क ज़्यादा था ना ऑब्वियसली। हम्म। वो उतना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर था कि वो कार को तोड़ेंगे या डोर को तोड़ के फिर एक्सेस लेंगे, फिर वहाँ पे हॉट वायरिंग करेंगे, ऐसे चीज़ें हो गया। अभी जैसे उसमें अलार्म टेक्निकलिटी वगैरह में आ भी जाते हैं। हाँ। जैसा होता है तो। अभी टेक्निकल एडवांस हो जाता है जब कि हम मतलब हैकिंग हो जाता है। अब हैक करना तो ऑटोमेट अगर ऑटोमेटेड डिवाइस आ गया हैक करने के लिए, तो उनका रिस्क तो कम हो गया ना। तो इसको अभी अगर जो चोरी करने वाले हैं उनके हाथ लग गया ये डिवाइस या उन्होंने ढूंढ लिया कि ऐसा डिवाइस भी है मिलता है, तो वो इजीली और ज़्यादा इन्फ्लुएंस और होंगे कि पहले जो हम कर देते हैं उससे भी कूल है और जल्दी हो रहा है हम्म। चीज़ें काम उनके लिए। तो वो और भी वो ज़्यादा चोरी करने के लिए वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और काफ़ी लाइक मास लेवल पे होता है। फिर वो ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं अपना, कि दो चार लोग मिलके या अपना दोस्तों को या बाकी जो भी है। और एक डिवाइस अगर उन कॉस्टली भी पड़ता है तो एक कार चोरी डिवाइड करके कर वो लेते हैं। फिर हाँ। कार चोरी होगी तो फिर वो निकल जाता है उनका ना, हाँ वो भी है। इन्वेस्ट किया था। तो जैसे ऐसा इंसिडेंट बहुत होता है। तो ये तो इंडिया में भी अभी शुरू हो गया है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी कार्स हैं जिनके रिसेंटली अभी हैक होना शुरू हो गए हैं। हाँ लाइक जो पहले पहले कार्स थे आ रहे थे तो उस टाइम पे उतना ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया में खासकर। तो उस टाइम जो की फॉब से हम डोर लॉक या अनलॉक करते हैं उस टाइम पे फिक्स कोड था यूज यूज किया जाता था। फिक्स कोड मीन्स कि जो एक सिंगल सिग्नल है वही लॉक के लिए यूज किया जाएगा और अनलॉक के लिए भी यूज किया जाएगा हमेशा। लाइक अभी तुम उसको 100 टाइम्स भी अगर प्रेस करते हो तो सिंगल कोड जाएगा। लाइक अगर वो बाइनरी में कुछ मीनिंग बन रहा है लाइक अनलॉक, तो हमेशा अनलॉक ही जाएगा तुम जितने बार भी ट्राई करो। तो अगर वो फिक्स कोड है और उसको तुमने कैप्चर कर लिया या स्निप कर लिया एज एन बैड गाय, तो उसको तुम बाद में रिप्ले करके लॉक या अनलॉक कर सकते हो ना इजीली।
तो वो थीप के लिए, जो थीप्स हैं वो उनके लिए एक इजी एंट्री पॉइंट बन गया था। तो वो उसका भी बहुत एक्सप्लॉइट हुआ था, एक टाइम था। और हम्म, दिल्ली में, मोस्टली दिल्ली में मैंने न्यूज़ देखा था कि दिल्ली में ज़्यादातर ऐसे केसेस आए थे कार चोरी होने के लिए, जो कि क्योंकि टेक्निकल डिवाइस यूज अधिकतर करते हैं। ये जो न्यू कार्स है और ये सब है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले वहीं बड़ी सिटीज़ में ही पहले अडेप्ट होना शुरू होती है, बाद में ये लोग। हाँ बिल्कुल। अभी गांव में तो उतना एडवांस कोई कार्स नहीं रहता है, या हाँ वो वो भी। नहीं रहता, तो उसको हैक करना भी। बट अभी तो हो गया है। हर तरफ जितने भी कार्स हैं अभी टेक्निकल, लाइक टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। तो हैक करना भी पॉसिबल है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी जैसे कि साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट भी आ गया है कि उसमें भी कंपाइलेंस आ जाते हैं कि आपको अगर कोई मैन्युफैक्चरर को या कोई ब्रांड को कार बनानी है तो बनाएगा, देन उसका पेन टेस्टिंग करवाएगा, वो वैलिडेट होने के बाद ही वो मार्केट में आएगा, ऐसा। ओके। हाँ। जैसे ऑटोमोटिव सिक्योरिटी है तो ये लिमिटेड है कार्स तक या इसमें अदर व्हीकल्स भी आते हैं? क्योंकि अभी हम देखते हैं जैसे ओल न्यू जो स्कूटीज़ और ये सब आ रही है वो भी, उनमें भी आईओटी का बहुत यूज़ है, और लाइक डिस्प्लेज वगैरह और ये सब दिया गया है, असिस्टेंट दिया हुआ है। वैसे ही अदर व्हीकल्स भी हम लेके चले हैं कार्स के अलावा, तो लिमिटेड है या वहीं तक है अभी स्कोप? और स्कोप लाइक वास्ट है एक्चुअल में। लाइक जैसे ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव में जितने भी चीज़ें लिंक्ड है वो कवर करना पड़ेगा हमें। तो कार्स में भी ये आ जाता है, कवर होते हैं। और जो भी स्कूटर्स हैं, ईवी स्कूटर्स या ईवी कार भी, तो वो भी कवर होते हैं ऑटोमोटिव में। लाइक ऑटोमोटिव हम जब बोलते हैं तो कंप्लीट हम व्हीकल पेंटेस्ट भी बोल सकते हैं। अभी व्हीकल बोलते हैं तो वो चाहे फोर व्हीलर हो या कुछ भी हो इवन सकता है उसमें, हाँ। टू व्हीलर। और ई बस, जब अभी के टाइम पे ई बस भी आ रहे हैं, हम्म। इलेक्ट्रिक बस, तो वो भी कवर हो जाते हैं। जीप्स हो गए, ट्रक हो गया, वो भी। प्लेन्स भी हो गए उसमें, क्योंकि प्लेन्स हाँ में भी वो भी ऑटो आता पायलट और इस तरीके के सिस्टम्स और जीपीएस नेविगेशंस ये सब होते हैं। है। हाँ, बट जब हम मेंशन कर देते हैं कि ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल, तो मोस्टली कार को ही देखा कार जाता को ही है। देखा जाता है। और जब कार कार को करते हैं तो कार में इंटरकनेक्टेड है, मोबाइल एप्लीकेशन दिया हुआ है इसके लिए। तो उसका मोबाइल एप्लीकेशन का भी कवर होगा इसमें, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन से ही तुम कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल तुम्हारे कर रहे कार हैं। का कुछ फंक्शनलिटीज, लाइक एसी का कंट्रोल करना है, या तुम इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑन लॉक लॉक कर रहे हो। फिर उसमें अभी जैसे कि एज ए गेस्ट वाईफाई भी ओपन हो जाता है हमारे लिए, कि तुम्हारे कार में कोई एंट्री कर रहा है या गेस्ट है, तो उसको एक इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए उसको भी गेस्ट हॉटस्पॉट दो। तो जब आईओटी जैसे होता है हमारा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से या स्मार्ट होते हैं जो बोलते हैं हम, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पहले के कार्स थे वो तो नॉर्मल मैकेनिकल थे। और अभी के जो स्मार्ट कार है वो एक्चुअल में क्या है, आईओ भी, इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि वो भाई इंटरनेट के साथ इंटर हम्म। कनेक्टेड है ना। उसमें भी हमारा स्मार्ट फीचर्स आ गए। तो जब वाईफाई, ब्लूटूथ आ गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी आ गया, आरएफआईडी आ गया, तो इसका भी तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना हमें। तो ये सब कुछ कवर होता है ज- मतलब इन व्हीकल नेटवर्क हो जाता है। फिर हमारा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट हो गए, वो भी हो जाता है। फिर कोई डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले अगर प्ले हो रहा है तो उसके बैकग्राउंड में कोई लिनक्स डिवाइस या रियल टाइम ओएस चल रहा है ना, तो उसका भी सिक्योरिटी टेस्टिंग होता है। तो जब ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं तो उसका पूरा इकोसिस्टम को कवर करते हैं। लाइक जैसे कार हैकिंग की हम बात कर रहे थे, तो कार हैकिंग की लिमिटेशंस क्या है? क्योंकि देखा जाए तो जैसे मेरे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि कार की जब हैक करिए तो कितनी डिस्टेंस से उसको कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल हम टेस्ला लेके चले, तो टेस्ला एक ऑटोमेटिक कार और उसमें आती है ऑटो पायलट सिस्टम और ये सब है उसमें। हाँ। तो कार को कितनी डिस्टेंस पे एक हैकर है और वो उसको कंट्रोल कर सकता है? या सपोज करो कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और वहीं पे 10 से 50 कार ऐसे वहाँ पे पार्कड है। उस केस में अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो सॉफ्टवेयर या जिस तरह का पैनल वो लोग जो भी उनका यूज़ करते हैं, प्रोवाइड करता है। तो अगर उसका एक्सेस चला जाए तो क्या हो सकता है? मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सारा डाटा फीड रहता है, हर कार का आईडी नंबर, मॉडल आईडी और जो भी चेसिस पे जो भी नंबर्स रहते हैं उस हिसाब से पूरा हम्म। डाटा रहता है। तो क्या हाँ। हो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ही हैक हो जाए तो उस केस में?
अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हैक हो गया और वो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर कार के लिए या कोई भी कार्स के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि वो क्या एक्सेस देते हैं, क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। मान के चलो कोई मैन्युफैक्च कोई कंपनी है वो जो कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाता है और कोई भी कार्स के लिए बनाता है, तो उसमें हमें ये एक्सेस मिलता है कि कार को लॉक अनलॉक करना। ठीक है, मोस्ट कॉमन थिंग। तो अगर मोबाइल एप्लीकेशन ब्रेक हो जाता है या उसका सिक्योरिटी कंट्रोल हम ले लेते हैं, तो हम इवन इनडायरेक्टली कार को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये हो गया जब मोबाइल एप्लीकेशन हो गया तो ये हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं ना। तो हाँ, अगर भी जैसे पैचेस वगैरह को लेके बोला, तो सपोज़ करो पैच कंट्रोल अगर हम किसी अटैकर के पास है, तो कुछ ऐसे पैचेस डिप्लॉय कर सकता है जिससे कि डायरेक्टली उसके पास सब एक्सेस आ जाए, तो उस केस हाँ में लाइक भी। हाँ लाइक फॉर्मवेयर अपडेट्स होते हैं। हम्म, तो उसमें अगर लूप होल्स हैं तो तुम वहाँ पे मेलिशियस फॉर्मवेयर अपलोड कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो मैन इन द मिडिल अटैक करके। तो मेलिशियस जब तुम मेलिशियस फॉर्मवेयर डालोगे तो तुम वहाँ पे अपना रिवर्स सेल डाल दोगे या कंट्रोल का एक्सेस ले लेते हो, तो वो कहीं से भी एक्सेस हो जाता है। तो ये जो ऑटोमोटिव सिक्योरिटी का फील्ड तो बहुत, इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत वास्ट है। हाँ मतलब बिल्कुल। इवन अटैक वेक्टर्स, बहुत सारे अटैक वेक्टर्स में बन सकते हैं, टारगेट्स भी बहुत तरह के हैं। हाँ, टारगेट और अटैक फैक्टर्स इसी में ही मतलब डिपेंड करता है कि उसमें कितना फंक्शनलिटी है। तो जहाँ पे फंक्शनलिटी इंक्रीज हो जाता है वहाँ पे अटैक वेक्टर बढ़ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा, जो कि जो मैन्युफैक्चरर डिपार्टमेंट होता है वो यूज करते हैं। जैसे इन केस तुम्हारे पास कोई हाई एंड कार है, तुमने डाउन पेमेंट पे लिया है या लोन पे लिया है और टाइम भी हो गया है, बहुत टाइम हो गया, तुमने लाइक पे नहीं कर रहे हो, तुम उनको ईएमआई नहीं भर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे घर नहीं आएंगे। वो उनके सीधा पास एक उनके पास पैनल है, उनके पास ऑपरेट करने के लिए डैशबोर्ड है। वो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन से निकाल लेंगे कि तुम्हारा कार कौन सा है, और पर्टिकुलरली तुम्हारा कार को वो इंजन ही पूरा बंद कर देंगे। तो वो एक फीचर्स रहता है, किल स्विच बोलते हैं उसको। तो वो उनके पैनल के ही थ्रू हो रहा है बस। ठीक है, अगर उनका पैनल तो अभी वेब होस्टेड है, डोमेन पे है कहीं पे। अब उस डोमेन पे तुमने अगर जिसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वो भी कर सकता है उसमें, लूपहोल्स ढूंढ सकता है। अगर उसका जैसे आईडोर से कर लिया या ऑथेंटिकेशन बाईपास करके कर लिया, तो वो कितने ऐसे सारे कार्स हैं जो कि एक पैनल के साथ जुड़े हुए हैं या एक मैन्युफैक्चरर के साथ, वो सारे कार्स को कंट्रोल कर सकते हैं या उसका इंजन बंद कर सकते वो भी है। इसीलिए टेस्ला जैसी कंपनीज और ये सब हैं, तो वो सिक्योरिटी प्रोग्राम्स और ये सारे ऑर्गेनाइज करती है। हैं। हाँ, इवन जैसे टेस्ला लाइक उनका बग बाउंटी प्रोग्राम है, और रियल टाइम भी जैसे कॉन्फ्रेंस होता है बड़ा बड़ा, तो तो वहाँ वहाँ पे पे वो लोग। होस्ट करते हैं। हाँ, और अभी इंडिया में तो ऐसा कोई फिलहाल तो कोई ऐसा लग कार नहीं रहा। मैन्युफैक्चरर नहीं है जिसका कि बग बाउंटी हो, बट ऐसा जो जाना पहचाना है जो बीएमडब्ल्यू का है BMW एक। का है, हाँ। लेकिन और जब वही बग फिजिकल लेवल पे, वो तो वेब लेवल पे है वेब फिजिक। जगह पे होता है, क्योंकि कोई तो कार लेके उसमें खुद के कार में पेन टेस्टिंग करो, वो तो हो नहीं पाता ना। हाँ, वो भी है। हाँ, तो वो करते हैं जो रिसर्च बेस्ड कंपनी होते हैं या पेन टेस्ट कंपनी, वो कार्स खरीदते हैं वो, और वो उसमें ही रिसर्च करते हैं या उसमें लूपहोल ढूंढते हैं, और फिर रिपोर्ट करके वो बाउंटी भी मिलता है उनको, और उनका भी एक रिसर्च पेपर अच्छा स्ट्रांग भी होता है, रिसर्च स्ट्रांग भी होता है। तो एज ए इवन अभी हाँ, कंटिन्यू कीजिए। तो इवन अभी हम भी लाइक मैं और मेरे कंपनी, हम भी ऐसा करते हैं कि जैसे कोई कार्स ले लिया तो उसमें रिसर्च करना कि ऑलरेडी ऑलरेडी उसमें अगर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट है तो उसको कैसे बाईपास करना है, ये सब ऐसा रिसर्च करते रहते हैं। ओके, तो जैसे मैं इंडियन यूज़र हूँ, तो मुझे क्या सजेशंस दोगे अगर मुझे किस कार पे अभी फ़िलहाल जाना चाहिए? क्योंकि जैसा आपने बोला कार हैक हो सकती है, आप लोग टेस्टिंग वगैरह करके उसको सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम एक वो कह सकते हैं कि 100% हाँ श्योरिटी बनी रहे, क्योंकि टू डे नई वल्नरेबिलिटीज़ आती है, डे टू डे नए पैचेस आते हैं और हर बार कुछ नया चेंज देखने को मिलता है। तो हाँ, अगर लाइक उनके तो उनके फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, फॉर्मवेयर भी चेंज हो जाते हैं, तो उसमें अगर डेवलपर्स ने कहीं पे कुछ मिस किया है तो वो एक्सप्लोइट हो सकता है ना। तो अभी क्योंकि हमें आज ए नॉर्मल पर्सन, इंडियन पर्सन, ठीक है,
हम अगर कार खरीदना है हमें, तो हमें आइडिया नहीं लगता कि कौन सी कार पेन टेस्ट हुआ है किसका नहीं हुआ है, पता नहीं है। बट जो ऑलरेडी अगर कोई ऑटोमेटिक साइबर सिक्योरिटी में है जैसे मैं हूँ या कोई और है, उसको आइडिया है एटलीस्ट, क्योंकि वो मल्टीपल मैन्युफैक्चरर के साथ काम किया है और आइडिया भी रहते हैं इनसाइट्स, तो उसको पूछ सकता हूँ कि कौन सी कार ले सकता हूँ, कि कौन सा अच्छा सिक्योर है, या कौन सी ब्रांड की कार या मैन्युफैक्चरर वो पेन टेस्ट करवाते हैं। बट अभी ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है कि ऑलमोस्ट सारे मैन्युफैक्चरर करते हैं अपना कार की पेन टेस्टिंग। भी वो डिपेंड करता है। फिर भी अगर तुम्हें देखना है तो मैं बोलूँगा कि जितना ज़्यादा फीचर्स होता है उतना तो रिस्क होता ही है। यानी सनरूफ ओपन करने का भी अगर ऑटोमेटिक है तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, जितने मिनिमल फीचर्स है उतना बेटर। बेटर है हाँ। अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तुम्हारा तो तुम्हें कम से कम ऑटोमेटिक फीचर्स वाला लेना चाहिए। ये वही ऐसा है। असिस्टेंट और ये सब जितना हम अपना इजी हाँ, करने की कोशिश करेंगे काम को कि यार ये भी असिस्टेंट ओपन कर दे, गेट भी वो कर दे, लाइट्स भी ये बंद कर दे, चालू कर दे, सॉन्ग भी प्ले कर ही रही है, असिस्टेंट पहले से कर ही रहे। हम्म, तो उस मतलब फीचर्स के साथ जाएंगे तो हमें ये फॉल्ट्स तो देख मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ये इश्यूज आ सकते हैं हमारे साथ। लगता है हाँ। तो जैसे लेकिन हाँ। कुछ चीज़ें हो जो हम प्रिकॉशंस या माइंड में रख सकते हैं, ताकि हमारी कार को कोई हार्म ना पहुंचे या चोरी ना करे या कोई भी एक्सप्लॉइट ना करे। कुछ चीज़ें हो गए जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ओवर द एयर अपडेट्स हो गए, वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी जैसे कार्स में इनबिल्ट सिम आता है, ई सिम आता है, तो वहाँ से उनको इंटरनेट एक्सेस मिलता है, तो हम उसको बंद नहीं कर सकते इंटरनेट मैनुअली। तो वो अपडेट के लिए है और अच्छी चीज़ मतलब सिक्योरिटी के लिए ये है वो, कि अपडेट्स दे रहे हैं वो, तो वो कंट्रोल कर नहीं सकते हम, लेकिन वहाँ से भी एक्सप्लोइट हो सकता है। बट जैसे हो गया की फॉब हो गया, रिमोट कंट्रोल, जिससे कि हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं, तो उसका फिजिकल लेवल पे वर्किंग है उसका, कि उसका 100 मीटर डिस्टेंस से हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो जब भी हम ओपन या क्लोज बटन दबा रहे हैं, उस टाइम अगर कोई कार हमारी कार ब्लिंक नहीं किया या जो एक्सपेक्टेड हमारा बिहेवियर था वो नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी कार अनलॉक हो जाए, मैं दूर से प्रेस किया कार का की, और उस टाइम नहीं हुआ, तो मुझे ये कंसर्न होना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है। वैसे तो होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि मैं भी कोई जैमिंग डिवाइस लगा रहा है हम्म। कार के आसपास, इसीलिए मेरा सिग्नल कार को नहीं जा रहा है। तो उस सीन पे आता है कि जो जैमिंग कर रहा है, मीनिंग जैसे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, रिप्ले अटैक या रिले अटैक, जो तो कि बार फोर बार वो में रहता परफॉर्म है करते हाँ। रहते हैं। हाँ, तो जैसे किसी ने जैम कर लिया है और जैम के टाइम ही हमारे आसपास कोई अटैकर डिवाइस है, या अटैकर कोई उसका लैपटॉप लेके खड़ा है, तो वो मैं भी ट्राई कर रहा होगा कि हमारा जो सिग्नल है वो कैप्चर करे, और बाद में वो रिप्ले करके अनलॉक या लॉक ट्राई करे। और इवन हम क्या करते हैं कि लॉक का बटन दबा दिया और देखते नहीं कि कार लॉक हुआ है अनलॉक हुआ, दूर से दबा के हम चले गए। हमें मॉल जाना है या शॉप जाना है तो छोड़ के चले गए, तो उसी टाइम पे कोई जैमिंग डिवाइस लगाया हुआ है तो अनलॉक ही रहेगा कार। और तुम्हारे कार्स के अंदर अगर कोई तुम्हारा जैसे कुछ प्रीशियस भी आइटम कुछ सामान भी हो है सकता हाँ, है। तो वो ले सकते हो, चोरी हो सकते हैं। इवन कार तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा अंदर जो भी सामान है वो तो ले सकते हो। वो भी है। वो चीज़ें भी देखना पड़ता है। तो एक होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी रिलेटेड, अगर तुम्हें कस्टमर एंड से अगर तुम्हें सिक्योर रहना है, तो जो अभी आता है कि RFID ब्लॉकर वाला पाउच आता है, जिसमें तुम अपना की फोब रख सकते हो, ताकि तुम्हारा अनवांटेड सिग्नल ना जाए हमें, या उसको कोई कैप्चर ना कर पाए। या कभी कैसा होता है RFID बेस्ड भी होता है वो, जैसे कि हमें कोई बटन प्रेस नहीं करना पड़ता है, सीधा जाते हैं की के साथ और 2 बार बटन दबा देते हैं, सिंगल या लॉन्ग प्रेस दबाते हैं तो गाड़ी अनलॉक खुद हो जाती है। हम्म। वहाँ पे RFID का या NFC का ऐसे होते हैं वो, जो कि हम बोलते हैं ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारा ऑटोमेटिक ओपन। जैसे एक वहाँ पे न्यू हम न्यू फीचर और है कि आप जिस कार से 10 मीटर की डिस्टेंस पे जाते हो ऐसा कुछ होता है तो भी वो कार लॉक हो जाता है।
लॉक हो जाता है या अनलॉक हो जाता है। तो वहाँ पे लाइक हमारा फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेट हो रहा है ना, हम्म। रेडियो फ्रीक्वेंसी से, तो उसमें अगर लूपहोल्स है भी, ठीक है लूपहोल्स है भी, लेकिन तुमने अगर प्रिकॉशंस लिया है, तुमने एक RFID का पाउच लिया है तुम्हारे केस या की फोक को रखने के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है या सिग्नल है वो तो ब्लॉक कर रहा है ना। तो वहाँ पे कोई अटैकर आके ट्राई भी करे तो नहीं हो पाएगा वो चीज़। अभी रिसेंटली ऐसा कोई अटैक सिनेरियो है जो किसी पर्टिकुलर ऑटोमोटिव कंपनी या किसी पे हुआ हो? हाँ लाइक अभी इंडिया में तो नहीं बट बाहर हुआ था। अभी रिसेंटली अगर तुम गूगल में भी करोगे कि टोयोटा है क्या, टोयोटा थेफ्ट, तो तुम्हें पूरा उसका और लाइक जो भी रिसर्च हुआ है वो मिल जाएगा। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि एक ऑटोमोटिव रिसर्चर ही थे, एक बाहर के, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कहाँ के थे एक्चुअल में। तो वो थे, तो उस कंट्री में बहुत सारे कार्स चोरी हो रहे थे जो कि टोयोटा और किया का भी हो रहे थे। तो एक दिन उनका ही हो गया मतलब उनके कार में ही ट्राई किया गया था चोरी करना। तो वो हेडलाइट वो चेक किया कि मेरे कार में सब कुछ तो ठीक है, तो हुआ क्या है एक्चुअल में, तो कहाँ पे, तो थोड़े देखे तो पता चला कि उनका जो हेडलाइट है वो ब्रेक था, ठीक है। और फिर थोड़ा उनका रिसर्च किए कि एक्चुअल में हेडलाइट ही क्यों ब्रेक है और बाकी सब ठीक है, ठीक है ना। तो उनका रिसर्च से पता चला कि सैम मॉडल जो कार है वो बहुत सारे चोरी हो चुके हैं ऑलरेडी उस कंट्री में। तो उनका थोड़ा फिर जो भी पुलिस हो गया, लोकल पुलिस या उनके जो भी थे, हम्म। उनके साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया, तो पता चला कि ऐसे कार्स बहुत चोरी हुए हैं जो कि सेम मॉडल में कवर होते हैं, लाइक 2020 से लेकर 2022, इसके अंदर जितने भी कार्स हैं सेम मॉडल्स के, वो ही बस चोरी हो रहे हैं। तो उन्होंने और थोड़ा रिसर्च किया तो उनको वही सेम जैसे मैंने बताया था कि डार्क वेब में मिलता है डिवाइस, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक डिवाइस मिल रहा था जो कि था कैन इंजेक्टर। और वो डिवाइस जब देखे तो वो था कैसा कि JBL स्पीकर जो छोटा सा होता है, ठीक है, पूरा हैंड में ही आता है, तो वो था। उसको कस्टमाइज करके डिजाइन किया गया था कि बाहर से देखोगे तो JBL स्पीकर ही लगेगा, अंदर अंदर से वो उसमें कस्टम PCB और प्रोग्राम्स थे जो कि कैनवस को एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो जैसे वो जो पर्टिकुलरली जो मॉडल्स ऑफ कार्स थे उसमें कैनवस का वायरिंग हेडलाइट में था, तो वो हेडलाइट को खोलते थे या फोड़ देते थे और वहाँ से वो कैन हाई लो कनेक्ट करके वो जो डिवाइस था JBL का कैन इंजेक्टर, वहाँ पे ऑटोमेटेड था कि ये बटन दबाओ तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, ये बटन दबाओ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा था। तो वो यूज करके वो गाड़ी चोरी करते थे। ये भी ठीक है। बट ये रिसर्च होने के बाद टोयोटा ने मतलब फिक्स अपडेट कर दिया। तो फिक्स जैसे देखा जाए, जैसे 2020 या 22 में किसी ने कोई कार ली थी और उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, जैसे आपने बताया कि ये वनरेबल थी 2022 और का हम्म, मॉडल या जो भी था। ये लोग फिक्सेस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि फिक्सेस दो लेवल पे होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस दोनों पे। हम्म। तो अगर सॉफ्टवेयर बेस है तो वो डायरेक्ट का उसको ओवर द ईयर पैच कर देंगे, पैचेस रिलीज़ करके। हाँ, और तो अगर इनका सॉफ्टवेयर बेस्ड ही रहता है तो ओवर द ईयर कर देते हैं। तो अगर हार्डवेयर कोई इशू, ऐसा कोई कंपोनेंट, जैसे हम देखते हैं कि इंटेल चिप्स और इन सब में भी ऐसे इश्यूज फाइंड किए गए हैं कि कुछ हम्म। ऐसी वल्नरेबिलिटीज ऐसी रह जाती है, उनके ही कोई एम्प्लॉय होते हैं जो अंदर कुछ ऐसा इंजेक्ट कर देते हैं या इस तरह से कुछ रह जाता है, जो वो मैन्युफैक्चरिंग फिर वो फिक्स नहीं हो पाता। सपोज़ कार में वो- ऐसा कुछ हो कि कोई चिपसेट ही है ऐसा जो कंपोनेंट ही ख़राब, मतलब कंपोनेंट ही वनरेबल है, कोई चिपसेट ही ऐसा कुछ यूज़ किया है, तो तो उस उस, केस में वो पॉसिबल क्योंकि नहीं सारी है। कार्स के अंदर रिप्लेसमेंट करना पॉसिबल नहीं है ना, तो वो नेक्स्ट उनका नेक्स्ट जो वर्जन आएगा या वो मॉडल उसी में आएगा होगा। उसमें फिक्स हो जाएगा। बाकी जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो भी है। तो जैसे आपने इस फील्ड के बारे में बताया, तो इंडिया में इसको लेकर अभी क्या मतलब स्कोप्स क्या है, अगर कोई इस फील्ड में शुरू करना चाहे एज ए ऑटोमेटिव सिक्योरिटी इंजीनियर, हम्म। तो क्या, क्योंकि अभी तक इस फील्ड के बारे में ये है इतना बड़ा और इतना इंटरेस्टिंग फील्ड, और अभी तक किसी को इसके बारे में आइडिया भी नहीं है। मतलब हम लोग कम्युनिटीज़ वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे भी मतलब
मैं जैसे आपसे मिला, आपके अलावा मैं एक या दो जनों को और जानता हूँ जो इस फील्ड में है। तो बहुत लोग हैं जिनको आइडिया भी नहीं है, वो बग बाउंटी और इस सब के सराउंडिंग ही मतलब वो घूमते रहते हैं कि ये है, ये है, ये है। मतलब ये एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो लिसनर्स को क्या सजेशंस देंगे कि मतलब किस तरीके से इस फील्ड में वो शुरू कर सकते हैं, और क्या स्कोप्स है इंडिया में इसको लेके? नॉट जस्ट इंडिया, इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया भी। क्योंकि इंडिया में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारा पॉडकास्ट है वो हिंदी में हो रहा है, तो हाँ मोस्ट ऑफ द लिसनर्स हमारे लोकल है जो ये देखेंगे, और मोस्ट ऑफ द 100% लिसनर्स जो है हमारे लोकल है, और उनके हिसाब से उनको इंडिया में पहले क्या लगता है, स्कोप किस स्पेस कैसा क्या है, तो बता सकते हैं थोड़ा? हाँ, देखो स्कोप्स तो बहुत मतलब है अच्छा खासा, क्योंकि अभी ये साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी अभी ग्रोइंग है, और ट्रेंड ट्रेंड भी में भी है अभी। अभी जिसको पता नहीं ऑलरेडी उनको कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा फील्ड कोई है, बट जो सराउंडिंग में लाइक जो आईओटी कर रहा है, या थोड़े नेटवर्क है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बेस्ड या मैन्युफैक्चरर बेस्ड कंपनी में है, कोई और चीज़ें भी करता है, तो उसको आइडिया है कि ऑटोमोटिव एक ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है, तो स्कोप तो है बहुत कि अभी नीड है, क्योंकि कार्स बहुत सारे आ रहे हैं, सारे फीचर्स आ रहे हैं, सारे स्मार्ट्स हो रहे हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए कम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंपनी कंपनी है, और फिर उनको इंजीनियर्स भी चाहिए ऑलरेडी। तो स्कोप्स तो हैं बहुत सारे। ओके। और मैं लाइक जो आना भी चाहता है लाइक इस फील्ड में, ये सजेस्ट करूंगा कि देखो, अगर आना चाह रहे हो तो आ सकते हो, बट ऐसा है कि बिगिनर हैं जो, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम डायरेक्ट ऑटोमोटिव सिक्योरिटी में जंप कर लो या आईओटी में जंप कर लो, क्योंकि अब आ तो जाओगे लेकिन तुम्हें बहुत सारे डिफिकल्टी फेसेस करने पड़ेंगे। कि जो काम इजीली भी हो सकते हो तुम्हें प्रेशराइज लगेगा, क्योंकि हम तुम्हारा मतलब जो आ जाते हैं डायरेक्टली, तो उनका क्या रहता है कि वो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि जब हम कर लेते हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अच्छा लगता है या कूल लगता है, तो कर लेते हैं, फील्ड में भी आ जाते हैं। बेसिकली वही बटन्स दबाए शुरुआत में तो हाँ अच्छा लगा, फिर बाद में हाँ। जब इन डेप्थ जाना बट पड़ा। इन डेप्थ जब इन डेप्थ हम जाते हैं तो फिर वहाँ पे लगता है कि नहीं यार, हमें मतलब जो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट था या जो बेसिक्स थे वो क्लियर करके ही आना चाहिए था। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमोटिव बस मैकेनिकल या बस कार पे नहीं है, लाइक इसमें मोबाइल एप्लीकेशन है, नेटवर्क्स है, वेब भी आ गया, मतलब ऑलमोस्ट वेब ऑल भी आ पार्ट्स आ गया, गए इसके अंदर। वेब एपीआई आ गया, तो सबका नॉलेज होना चाहिए ना हमें, अगर आ रहे हैं तो। इवन सॉफ्टवेयर लेवल भी आना पता होना चाहिए, लिनक्स कैसा काम करते हैं, लिनक्स अगर सिस्टम लेवल पे कैसे एक्सप्लोइट किया जाता है, वो चीज़ें सब कुछ क्लियर होगा तब तुम आ सकते हो। और मेन इम्पोर्टेंट यही होता है कि जब हम ऑटोमेटिव साइबर सिक्योरिटी में आते हैं, ठीक है, हमने साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट कर लिया, एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लियर हो गया, सब ठीक है। बट यहाँ पे आने के बाद तुम्हें फिर ये देखना पड़ेगा कि एक कार कैसे वर्क करता है, इवन मैकेनिकल पे, और उसका सॉफ्टवेयर लेवल पे कैसे वर्किंग है, वो कैसे इंटरकनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, या उसका मोबाइल एप्लीकेशन या बैकएंड के साथ कैसा कनेक्टेड है। तो एक एक फ्लो, उसका वर्क फ्लो या उसको तुम ब्रेक डाउन कर सकते हो, तभी जाके वहाँ पे अटैक वेक्टर तुम्हें इजीली मिलेंगे। जो कि अ, तुम अगर डायरेक्टली आ जाते हो तो बहुत सारे अटैक वेक्टर ना मिस हो जाते हैं। बट अगर तुम्हारा टेक्निकल बैकग्राउंड क्लियर है अच्छे से, जो भी बेसिक है साइबर सिक्योरिटी का, एथिकल हैकिंग का, वो है, देन तुम कार को भी समझ लेते हो कि हाँ कार का वर्किंग कैसा है। तो वहाँ पे फिर तुम कंबाइन करके, तुम्हारा नॉलेज कंबाइन करके तुम काफ़ी अच्छे अटैक वेक्टर निकाल सकते हो, और उसमें फिर टेस्ट कर सकते तो बेसिकली बिगिनर्स को इसीलिए डायरेक्टली इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, पहले बेसिक्स जो कंपोनेंट्स है, जो रिक्वायरमेंट है वो कवर करनी चाहिए। हो। हाँ, करनी चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि जो आई आईओटी के प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक है मोस्ट का MQTT, जो कि मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, जो कि यूज किया जाता है कार में भी। वो मोबाइल एप्लीकेशन और कार के बिटवीन वो वर्क होता है। तो आईओटी भी कवर होना चाहिए कि तुम अगर ऑटोमोटिव में भी आ रहे हो तो या तो ऑटोमोटिव और आईओटी साथ में करो, या तो पहले आईओटी कंप्लीट करो, देन ऑटोमोटिव में आओ, क्योंकि इसमें भी हार्डवेयर हैकिंग करोगे, सॉफ्टवेयर हैकिंग करोगे, नेटवर्क हैकिंग करोगे, ये सब वेब वगैरह।
बट ऐसा है कि अगर आ जाते हो ठीक है, आगे सब कुछ में तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट, लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट, देन तुम्हारा जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी मेरा कैसा है कि मैं भी ऑटोमेटिक साइबर सिक्योरिटी में हूँ, बट मुझे अभी अच्छा लगता है कि जो कार के इन व्हीकल नेटवर्क्स हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। तो उसमें ज़्यादा फोकस करके मैं रिसर्च करता हूँ या टेस्टिंग करता हूँ। बाकी कोई रहेगा तो उसका वेब में स्ट्रांग है, तो उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वेब और एक व्हीकल कैसे वर्क करता है। तो वो वेब साइट मतलब वेबसाइट में ज़्यादा दिखेगा ना। तो ऐसा ही होता है कि एक बार तुम आ सकते हो ऑटोमोटिव में, देन वहाँ पे भी ऑटोमोटिव में भी बहुत सारे मतलब सब डोमेन या अटैक वेक्टर के हिसाब से अलग अलग डोमेन या टाइप्स बन जाते हैं। तो वहाँ पे तुम फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च या तुम जा सकते हो आगे अपना जर्नी को लेकर। ओके, तो जैसे अभी आपने बताया कि बिगिनर्स को डायरेक्टली ऑटोमोटिव सिक्योरिटी में नहीं जाना चाहिए, तो उनके लिए क्या सजेशंस रहेंगे या क्या लर्निंग पाथ रहेंगे जो ऑलरेडी सिक्योरिटी फील्ड में हैं, जैसे पेन टेस्टर्स हो गए, प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर, रेड टीमर्स, ये सब हो गए। तो उनके लिए कोई लर्निंग पाथ या कोई सजेशंस कि वो कैसे शुरू कर सकते हैं इस फील्ड में? हाँ, तो जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी पेन टेस्टर है या लाइक अभी वो पेन टेस्टर हैं, तो वो मेनली वेब में कर रहे होंगे या नेटवर्क कोई कर रहा होगा या कोई मिक्स लाइक ऑलमोस्ट सारे चीज़ें कर रहे होंगे। तो अगर आपका जैसा कि ऑलरेडी वेब पे स्ट्रांग है आपका नॉलेज, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑटोमोटिव या कार पेन टेस्टिंग में हम वेब को भी कवर करते हैं, क्योंकि वेब के थ्रू भी कार को एक्सप्लोइट किया जा सकता है। तो आपको आना है तो आप लाइक जो भी ऑटोमोटिव प्रोटोकॉल्स हैं और ऑटोमोटिव के वर्कफ्लो है कि एक कार कैसे काम करती है टेक्निकल लेवल पे, और फिर आपका वेब के साथ कैसे कनेक्टेड है, मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्टेड है, उसका इन व्हीकल जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे मैंने बताया था कि बस वो कैसे काम करते हैं, इसके ईथरनेट प्रोटोकॉल्स जो है वो कैसे काम करते हैं जनरली, कि कैसा काम करता है, हाउ इट्स वर्क। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये एक बार ये मतलब इसका नॉलेज आपने गेन कर लिया कि हाउ थिंग्स वर्क, देन आपको ऑलरेडी पता है कि एक चीज़ को कैसे ब्रेक करना है या कैसे उसको पेंट्रेट करना है, तो आप वो यूज कर सकते हो। देन कुछ कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिक टू ऑटोमोबाइल आ जाते हैं जैसे कैनवस हो गए, कि बाकी डिवाइस में या जो ऑलरेडी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है वो कभी एक्सप्लोर नहीं किया है कैनवस को, लेकिन जब वो ऑटोमोटिव में आएगा वो कैनवस को एक्सप्लोर करेगा। तो उसका क्या क्या अटैक वेक्टर्स हैं, उसको एक्सप्लॉइट या पेनिट्रेट करने के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए, लाइक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिनक्स में ही हो जाता है, बट उसका टूल्स या टेक्निक्स क्या है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो वो क्लियर हो जाता है तो उसके लिए आप या तो सीखते टाइम लैब में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कैनवस का लैब आता है, ठीक है, जो कि गिटहब में मिल जाएगा। मैं मेंशन भी कर सकता हूँ अगर कोई आ, सीखना चाह रहा है तो। वो मैं और डिस्क्रिप्शन में मैं ड्रॉप कर दूंगा, जो लिंक है मुझे शेयर करेंगे। हाँ, तो वो हो जाएगा कि आप लैब में प्रैक्टिस करो और उसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देन जाके आप अगर आपका कोई कार्स है तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, बट ट्राई करना है तो वो आपका ही लाइक अगर परमिशन है या आपका खुद का है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कर रहे हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ क्योंकि फिर आप गलती से कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपका कार ब्रेक हो सकता है, ब्रेक मीन्स कि वो ख़राब हो सकता है, तो फिर वो डायरेक्टली आप सर्विस सेंटर लेके जाओगे तभी ठीक होता है। तो स्टेप्स अगर मैं डायरेक्टली बताना चाहूँगा तो आप ऑलरेडी आपको पता है कि एथिकल हैकिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो जब कार में आओगे तो कार्स कैसे काम करते हैं, उसका इंटरफेसेस क्या क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, उसमें वाईफाई है तो वाईफाई का वर्किंग क्या है, तो फंक्शनलिटी क्लियर कर लो। तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपको अटैक वेक्टर्स मिल जाएंगे, और जब अटैक वेक्टर्स मिल जाएंगे तो आप उसमें आपका जो भी अप्रोच है या ऑलरेडी पेनिट्रेशन टेस्टिंग का टेक्निक्स है वो आप फॉलो कर सकते हो। और जैसे जैसे इस फील्ड को आप एक्सप्लोर करने के लिए जाओगे, तो इन डेप्थ जाओगे, तो वहाँ पे और भी नए प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होंगे आपके सामने, जो कि आपको फिर पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा।
तो अगर आईओटी भी साथ में कर रहे हो तो बेटर है। ओके। और आप जब कार टेस्टिंग करते हो तो आपका अप्रोच क्या रहता है? कोई मेथोडोलॉजी और ये सब कि आपको पहले ये करना है? हम्म, तो जैसे ही हम कोई भी लाइक नॉर्मली कोई भी वेब या नेटवर्क करते हैं तो हम लाइक उसका फर्स्ट वर्क फ्लो देखते हैं कि कैसा काम करता है, और फिर उसका एंट्री पॉइंट निकालते हैं। तो वैसे ही हम कार पेन टेस्टिंग में करते हैं कि हमें अगर या मुझे कार दिया जाएगा पहले, तो मैं उसका फंक्शनलिटी समझूंगा कि कार्स में क्या क्या फीचर्स है, कैसे वर्क करता है। मैं एज ए नॉर्मल यूजर उसको यूज करके देखूंगा कि इसका वर्क फ्लो ये है वो है ऐसा। फिर उसके फंक्शनलिटी जब मैं स्टडी करूंगा या एनालिसिस करूंगा, उसी टाइम मुझे आइडिया लगेगा कि ये फीचर्स में ये टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जब पता चल जाएगा तो उसके अटैक वेक्टर्स भी मुझे आइडिया है ऑलरेडी। तो वो लिस्ट आउट करूंगा कि पहले अटैक फीचर्स अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट थिंग, जो कि रिकॉन पार्ट हो गया हमारा। तो उसमें फिर एंट्री पॉइंट निकालना, और एक एक एंट्री पॉइंट में जैसे कैनवस बोला था, तो उसके लिए एंट्री पॉइंट है वो बीडी पोर्ट, या आपको वाईफाई के थ्रू करना है तो वाईफाई के थ्रू क्या क्या फीचर्स है, तो फीचर्स ब्रेक डाउन करना है। देन फीचर्स के बाद हम उसके उसमें अटैक वेक्टर्स निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज। देन उसमें हम देन फाइनली हम असेसमेंट चालू करते हैं हमारा। अ, चालू होने के बाद हमारा असेसमेंट के टाइम भी कुछ चीज़ें नया पता चलता है कि ये ऐसे काम कर रहे हैं, या इसके बाद भी और एक लेवल है जिसको हमें एक्सेलरेट करना है। तो ऐसे चीज़ें बहुत आते हैं कि पहले लगता है कि हमें एक इंटरफेस है वो इजीली एक्सप्लोइट हो जाएगा, बट जब करने लगते हैं तो मे भी हमें ऐसा भी फेसेस इशू फेसेस होते हैं कि कभी हमारा हार्डवेयर जो है कंपेटिबल नहीं है, या जो सॉफ्टवेयर है वो कंपेटिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फिर ओपन सोर्स है तो उसको हम फिर कस्टमाइज भी करते हैं अपने हिसाब से, फिर उसको चालू करके फिर वो हम जो भी कार का फंक्शनलिटी है उसको एक्सप्लोइट करते हैं। एंड जब असेसमेंट पूरा हो जाता है फिर हम उसको फाइनल रिपोर्ट में कवर करते हैं। और मेनली जब भी हम एक्सप्लोइट करते हैं या असेसमेंट करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि वन टाइम ही काम करता है कुछ एक्सप्लोइट, कभी कभी हो जाते हैं रेयरली कि कुछ चीज़ें फॉल्टी होता है कोड में भी, या हार्डवेयर लेवल भी फॉल्टी, तो आपका अटैक एक बार काम करेगा लेकिन बाद में जाओगे तो नहीं करेगा। क्योंकि कुछ फीचर्स या कंट्रोल जो रहते हैं वो क्रिटिकल होते हैं, जो कि आपका सिस्टम या कार को भी डैमेज कर सकते हैं। तो हम ये जरूरी रखते हैं, एक माइंडसेट रहता है कि हमारा जब हम कोई भी असेसमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा कैमरा ऑन रहेगा, या उसका पीओसी लेने के लिए हमारा जो भी है स्क्रीनशॉट ऑन टाइम ले लेते हैं, या वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो वो ले लेते हैं, ताकि अगर बाद में हमें उसको फिर से रिक्रिएट करना है और कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि वो डैमेज हो चुका है हमारे एक्सप्लॉइट से, तो वो काम नहीं करेगा। तो वो ध्यान में रखते हुए हम करते हैं कि एक्सप्लॉइट जो भी असेसमेंट है उसका पीओसी उसी टाइम लिया जाए। देन ये सब हो जाने के बाद हम फाइनल रिपोर्ट में कवर करते हैं। अभी कभी कभी ऐसा पेन टेस्ट होता है कि जब हम रिपोर्ट करते हैं उनको, तो वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फिक्स इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर से हमारे पास आता है, लाइक वो ऑन टाइम, लाइक हम वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। तो 1 वीक पे मैं अगर 2 लूप होल्स ढूंढा हो, वो रिपोर्ट करूँगा तुरंत। वो 1 वीक पे टेस्ट किया मैंने, नेक्स्ट वीक पे वो उनका फिक्स आ जाता है। फिर वो पैच्ड वर्जन रहेगा जो उसमें उसमें मैं पेन टेस्ट करूँगा या उसको बाईपास करने की बाईपास ट्राई करेंगे, करूँगा। हाँ। तो वैसे या तो वीकली बेसिस पे होता है जो कि फिक्स होगा, फिर हम टेस्ट करेंगे, फिक्स होगा फिर टेस्ट करेंगे। और कुछ कुछ जो कंप्लीट व्हीकल भी रहते हैं जो कि हमारा मिनिमम 1 मंथ से 3 मंथ्स तक भी चलते हैं पेन टेस्टिंग का फेज जो होता है। तो वो क्या करते हैं कि पूरा कंप्लीट व्हीकल है, कंप्लीटली टेस्ट करेंगे, देन फाइनल फाइनल रिपोर्ट दे देंगे। फाइनल रिपोर्टिंग के बाद वो फिक्स होता है, फिर फिक्स वर्जन वाला पूरा ही कार आएगा। देन उसमें फिर रिटेस्टिंग करके हम वेरीफाई करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो इससे हमारा प्रोसीजर रहता है कि फर्स्ट आप एनालिसिस करो फीचर्स और फंक्शनलिटी का, देन
एंट्री पॉइंट और अटैक वेक्टर एनालिसिस करना या फाइंड आउट करना, देन उस पर असेसमेंट करना, देन फाइनल रिपोर्टिंग। ओके। एक जो क्वेश्चन है वो पेंडिंग रह गया था। हाँ डू आई पी और कैन में क्या डिफरेंस है? क्या इसमें एडवांटेजेस हैं, टिप्स ट्रिक्स, ऐसा कुछ? ओके, सो जैसे मैंने बताया था पहली बार कि कैन बस क्या है। तो कैन बस एक बस प्रोटोकॉल है जो कि सीरियल है, जो कि टू वायर कम्युनिकेशन है और उसमें कोई सिक्योरिटी ऑलरेडी नहीं है। और कैन के साथ साथ जो डायग्नोस्टिक पोर्ट यूज किया जाता है, डायग्नोस्टिक पोर्ट में जो डायग्नोसिस के लिए हम स्कैन करते हैं या डायग्नोस्टिक फॉल्ट जो है उसको क्लियर करते हैं, उसके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल फिर से यूज किया जाता है जो कि यूडीएस प्रोटोकॉल, यूनिफाइड डायग्नोस्टिक सर्विस। तो यूडीएस में अलग अलग सर्विसेज होते हैं कि मुझे नॉर्मली फॉल्ट्स को रीड करना है तो उसके लिए अलग से रीडिंग का सर्विस अलग है, और कोई फंक्शनलिटी को ट्रिगर करना है पर्टिकुलरली डायग्नोसिस रिलेटेड, या फॉल्ट कोड को इरेज करना है तो उसके लिए भी अलग से सर्विस है। तो ऐसे सर्विसेज बहुत से नॉर्मल जो डायग्नोसिस पर्पस के लिए और इवन जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करना है या फॉर्मवेयर अपडेट करना है या प्रोग्राम करना है कुछ चीज़ें, तो वो भी डायग्नोस्टिक के अंदर आते हैं। तो हर एक अलग अलग सर्विसेज रहते हैं यूडीएस प्रोटोकॉल में। तो ये हो कि कैन प्रोटोकॉल के ऊपर ही यूडीएस प्रोटोकॉल लाइक यूज होता है, जो कि मेनली पर्पस फॉर डायग्नोस्टिक। देन ऐसे ही जो डू आईपी है वो इथरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है। डू आईपी मीन्स डायग्नोस्टिक ओवर आईपी। जो यूडीएस था उसको हम डू कैन भी बोलते हैं, डायग्नोस्टिक ओवर कैन, क्योंकि जो भी डायग्नोस्टिक का कम्युनिकेशन होता है वो भी ओवर दी कैन होता है। तो ये हो गया डू कैन, और ये हो गया डू आईपी जो कि डायग्नोस्टिक ओवर आईपी। तो ये हो गया सिक्योर वर्जन हो गया डायग्नोस्टिक का, क्योंकि इथरनेट प्रोटोकॉल आ गया इसमें अभी। तो इथरनेट में जैसे आईपी प्रोटोकॉल है, तो आईपी प्रोटोकॉल में हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। तो ये सब इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जो कैन था वो इनसिक्योर वर्जन है या इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स है, और जो डू आईपी है वो सिक्योर प्रोटोकॉल है। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर डू आईपी में जैसे कि वो एक ऑप्शन रहता है कि हमारे लिए कि हम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, तो कभी बाय बाय मिस्टेक मिसकॉन्फ़िगरेशन या छूट जाती है तो वो भी एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो ओके। डिफरेंस फिलहाल मेनली यही है कि जो कैन बस है वो इनसिक्योर है और जो डू आईपी है वो सिक्योर सिक्योर्ड है। जैसे आप कार पेन टेस्टिंग करते हो, तो आपका कोई ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो, मतलब ऐसा कोई मोमेंट हो जो आप शेयर कर सकें हमारे साथ, जो आपने एक्सपीरियंस किया है? जो फर्स्ट टाइम मेरा प्रोजेक्ट था कार पेन टेस्टिंग का, तो वो फर्स्ट टाइम था मेरा। तो फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो अलग से एक फील आता है कि हाँ कर रहे हो कुछ तो अच्छा। क्योंकि जब हम थियोरेटिकल करते हैं या पढ़ते हैं या लैब में करते हैं तो उस टाइम पे ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन हमें जो रियल इम्पैक्ट है वो नहीं दिखता है ना कि क्या हो रहा है, हम बस सिमुलेशन में देखते हैं। पर जब रियल टाइम हम करते हैं किसी कंप्लीट कार में या रियल कार में, तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मुझे जब लगा कि हाँ अभी कुछ किया हूँ, अचीव किया हूँ, जब मैंने कैनवस को ही एक्सप्लॉइट करके बेसिकली मैंने कार में जो कैनवस होता है कैनवस का रिप्ले अटैक किया था। और उसमें ऑलरेडी जैसे कि बताया था सिक्योरिटी था ही नहीं। तो कार एक्चुअल में चल रही थी, उसको एक्सप्लॉइट करने के बाद कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि गाड़ी को आगे लेना है या पीछे लेना है, तो वो मैं अपने लैपटॉप से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी गियर्स वगैरह टोटल आपके कंट्रोल में थे? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही था। वो वॉच डॉग गेम में जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही सेम सिनेरियो। सही है। तो वो एक मोमेंट था कि मतलब अ, कुछ तो अचीव किया हो, या फर्स्ट टाइम जो था तो जो खुशी मिलती है वो अलग लेवल की थी। नाइस। तो आज के हम ये एपिसोड को इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये एपिसोड बहुत लंबा हो गया है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें आईओटी वाला पार्ट सेकंड पार्ट में आएगा, तो उसमें हम आईओटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो थैंक यू सौरभ भाई,
हमारे साथ अपना नॉलेज और टाइम स्पेंड करने के लिए और हमें बताने के लिए कि एक ऐसा फील्ड भी है जो भी अनएक्सप्लोर्ड है और उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और इंडिया में बिल्कुल। इसको लेके क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगा काफ़ी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट फाइनली मैं ओपनली किसी को बता रहा हूँ कि, या ऑडियंस को बता रहा हूँ कि मेरा फील्ड क्या है, मैं क्या काम करता हूँ। तो थैंक्स टू यू ऑल्सो। हमें उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स के लिए आज का एपिसोड बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा, जहाँ पर हमने डिस्कस किया क्या होती है ऑटोमेटिव सिक्योरिटी और उसे डीप में एक्सप्लोर किया। ये इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्या होता है आईओटी हैकिंग, क्या होती है आईओटी सिक्योरिटी। सो स्टे ट्यून्ड। सौरभ भाई के सोशल मीडिया लिंक्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाकर आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। Join us next time on Mahindra Podcast as we continue to explore the fascinating world.